नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में इस समय सोयाबीन की अवधि 55 से 70 दिनों के मध्य है। और इस समय सोयाबीन की जो विभिन्न वेराइटियां हैं वो भी अलग अलग चरण में हैं। या यूँ कई किसान साथियों की जो शीघ्र पकने वाली वेराइटियाँ हैं 85 से 90 दिन का समय पकने में लेती हैं, उनमें फलियों में दाना बनने लगा है। वहीं पर लेट पकने वाली वेराइटियों में अभी फली बनना स्टार्ट हो चुका है और कहीं कहीं अभी फूल की अवस्था है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब सोयाबीन की फसल में फलियों में दाना बनने लगता है उस समय सोयाबीन की फसल को कौन से पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही यदि इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमें हमारी सोयाबीन की फसल के उत्पादन में कितना अंतर देखने को मिल सकता है। सभी कुछ जानकारी दूंगा किसान साथियों पूरे रीजन के साथ कि कौन सा पोषक तत्व इस समय क्या काम करता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के हित में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए किसान साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन की फसल एक दलहनी और तिलहनी फसल है और इसके बीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन निर्माण के लिए किसान साथियों जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो होता है नाइट्रोजन। यानी आपकी फसल को इस समय नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है और इसकी कमी यदि किसान साथियों इस समय हो जाती है तो निश्चित रूप से इसका जो सीधा प्रभाव हमारी फसल की उपज पे पड़ेगा। अब बहुत सारे किसान भाइयों का तो मानना है कि नाइट्रोजन की पूर्ति हमें शुरुआत में कर देनी चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन या जैसे हम यूरिया कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत हमारी फसल को नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें बनती हैं। तो किसान साथियों बिल्कुल सही बात है कि राइजोबियम की गांठें बनती हैं, लेकिन ये गांठों में राइजोबियम किसान साथियों फूल की अवस्था आती है तब तक सक्रिय अच्छा रहता है। उसके बाद इसके काम करने का प्रोसेस धीरे हो जाता है या ये जो बैक्टीरिया है सुस्त हो जाते हैं और इस समय हमारी फसल की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फसल को हरा रखना है, साथ ही फूलों को प्रोसेस करना है, फलियों में दानों को भरना है, इसलिए इस समय नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि जितनी मांग हमारी फसल की होती है उतनी पूर्ति राइजोबियम के बैक्टीरिया कर नहीं पाते हैं। और यदि किसान साथियों नाइट्रोजन की कमी इस समय हो जाती है तो समय से पहले ही हमारी फसल पक जाती है, क्योंकि जब नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हमारी फसल को चाहिएगी और उसे नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो किसान साथियों वो अपने पत्तियों से नाइट्रोजन खींच लेगी। जब पत्तियों से नाइट्रोजन खींच जाएगा तो किसान साथियों उसमें हरापन कम हो जाएगा और पत्तियां पीली हो जाएगी और समय से पहले जड़ जाएगी। परिणाम स्वरूप ये होगा कि फसल समय से पहले पक जाएगी और जो दानों का आकार है वो छोटा रह जाएगा। तो यहाँ पर रोल होता है नाइट्रोजन का। अब बात कर लेते हैं इनकी पूर्ति कैसे करते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। अब दूसरे पोषक तत्व की बात करें किसान साथियों तो वो होता है सल्फर। और जैसा आप जानते हैं कि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है और तेल निर्माण में सल्फर पोषक तत्वों का सबसे अहम रोल होता है। जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उनमें सल्फर की मात्रा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह तेल निर्माण में सहायक होता है। साथ ही साथ सहायक होता है फसल के क्लोरोफिल निर्माण में, या यूँ कहें कि फसल को हरी रखने के लिए। तेल निर्माण के लिए भी सल्फर की आवश्यकता है और फसल को हरी रखने के लिए भी सल्फर की आवश्यकता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन भी पूरी तरह से कार्य करे इसके लिए भी सल्फर की आवश्यकता है। किसान साथियों यदि सल्फर की कमी इस समय आपके खेत में हो जाती है तो दानों में सही तरीके से तेल नहीं बढ़ेगा। तेल नहीं बढ़ेगा किसान साथियों तो एक तो वजन कम होगा, साथ ही साथ दानों में चमक भी कम होगी। परिणाम स्वरूप एक तो वजन के हिसाब से उत्पादन कम होगा, दूसरा बाजार भाव भी उसका कम मिलेगा बिना चमक के कारण। तो यहाँ पर सल्फर की भी आवश्यकता हमारी फसल को होती है। तीसरा जो पोषक तत्व है किसान साथियों वो होता है पोटास। और जैसा कि आप जानते हैं कि पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जो दानों को भरने में, उनमें वजन बढ़ाने में और फसल को रोगों से बचाने में इस समय बहुत बढ़िया रोल निभाता है। किसान साथियों यदि पोटेशियम की कमी इस समय हमारी फसल में होती है तो फसल क्या है कि रोगग्रस्त होने के पूरे चांस रहते हैं। इसलिए हमें पोटास का भी प्रयोग करना है। भोजन पहुँचाने का काम भी पोटास करता है, दानों का आकार या शेप बनाने में भी पोटास का अहम रोल है। तो इस समय हमारी फसल में फाइनल रूप से 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर। अब चूंकि किसान साथियों हम इसकी पूर्ति कैसे करें इस समय और कौन सा तरीका है जो सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे अच्छा रिजल्ट देता है और सबसे जल्दी रिजल्ट देता है। क्योंकि किसान साथियों फसल की अवधि अब ज़्यादा बची नहीं तो हम टॉप ड्रेसिंग के द्वारा तो इसमें कोई खाद देने वाले हैं नहीं। जो भी हमें इसको पोषक तत्व अवेलेबल कराने हैं वो अवेलेबल कराने हमें स्प्रे के जरिए। क्योंकि किसान साथियों इस समय कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं तो इन पोषक तत्वों को भी उनको साथ मिला लिया जाए। किसान साथियों कीटों के साथ साथ हमारी फसल को पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारी फसल की जो लाइफ है वो पूरी होती है। या यूँ कहूँ कि जो 85 दिन की पकने वाली वेराइटी है पूरा समय लेगी, 90 दिन की पकने वाली वेराइटी है
वो पूरा समझ लेगी। जब फसल अपना जीवन काल पूर्ण रूप से जीवेगी तो निश्चित रूप से उसके दानों का आकार है वो सही होगा और बड़ा होगा। अब बात करते हैं किसान साथियों, इन पोषक तत्वों की पूर्ति हम कैसे करें। तो किसान साथियों, इस समय चूँकि हम कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र ड्राप ड्रेसिंग के द्वारा तो दे नहीं सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी फसल की अब जो उम्र है वो काफ़ी कम बची है और हमें एक ऐसा तरीका अपनाना है जो कि हमारी फसल में इन पोषक तत्वों को तुरंत अवेलेबल कर दे। तो किसान साथियों, स्प्रे के ज़रिए हम इन पोषक तत्वों को देंगे और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के द्वारा देंगे। इन पोषक तत्वों को आप 2 प्रकार से दे सकते हैं या 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, आपको जैसा उचित लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का जो फार्मूलेशन आता है 13-0-45, जिसमें आपको नाइट्रोजन भी मिल जाता है और पोटास भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सल्फर नहीं मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि आपको यहाँ पर तीनों प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, तो आप लिक्विड सल्फर का इनके साथ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, लिक्विड सल्फर यदि आप ले रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो फर्टिलाइज़र है लिक्विड सल्फर, ये सभी कीटनाशकों के साथ तर्कसंगत नहीं है या सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन स्प्रे नहीं चलता है। तो पहले आपको दुकानदार से अच्छी तरह से पूछ लेना है कि जो मैं दवाई डालने वाला हूँ, जो भी कीटनाशक मैं ले रहा हूँ, उसके साथ ये लिक्विड सल्फर चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद ही आपको इसका स्प्रे करना है। कुछ एक कीटनाशकों को छोड़ के बाकी सभी के साथ ये आसानी से चल जाता है। तो पहले कॉम्बिनेशन में आप ये स्प्रे कर सकते हैं, लिक्विड सल्फर प्लस एनपीके 13-0-45। किसान साथियों, मात्रा की बात करें तो 1 किलो प्रति एकड़ तक आप 13-0-45 ले सकते हैं और जो लिक्विड सल्फर है उसका 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से डोज रहता है। किसान साथियों, दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो अधिकतर किसान भाइयों का फेवरेट होता है, जब फलियों में दाना भर रहा होता है तो वो होता है 0-0-50 सल्फेट ऑफ पोटास, जिसे कहा जाता है। इसमें सल्फर भी होता है और पोटास भी होता है। चूँकि आपकी फसल में यहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो रही है, केवल सल्फर और पोटास की पूर्ति हो रही है। यदि आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता यहाँ पर लगती है और आप उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अलग से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। किसान साथियों, उसमें आप ले सकते हैं कोई भी एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा हो। जैसे आप यहाँ 13-0-45 ले रहे हैं, तो किसान साथियों आप इन दोनों की आधी-आधी मात्रा ले लीजिए, दोनों का अलग-अलग घोल बना लीजिए। यहाँ पर किसान साथियों आपकी नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है, पोटास की भी पूर्ति हो जाती है और सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। यदि आप 13-0-45 और 0-0-50 का प्रयोग कर रहे हैं नाइट्रोजन और पोटास की पूर्ति के लिए, तो आपको इनकी आधी-आधी मात्रा ले लेनी है और साथ में आपको कोई अलग से सल्फर नहीं लेना है, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर की पूर्ति यहाँ पर हो जाती है। और किसान साथियों, ये जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं इसके बारे में एक बार अपने कृषि सलाहकार से अवश्य राय लेवे, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है और मैं आपको पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ कि आपके यहाँ पर ये सही रहेगा, क्योंकि ये अपना अनुभव अलग है। किसान साथियों, मैंने घोल कैसे बनाया, मैं कैसे स्प्रे करता हूँ, ये मेरा अपना अलग अनुभव है। लेकिन जब भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई यूट्यूब से या कहीं और से भी जानकारी लेकर स्प्रे करते हैं तो अपने कृषि सलाहकार से अवश्य लेकर पूछें और उसके बाद ही कॉम्बिनेशन बनाकर ही स्प्रे करें। अन्यथा किसान साथियों, आपकी फसल में नुकसान भी हो सकता है। जिम्मेदार आप खुद रहते हैं, बताने वाले तो लाख बता देते हैं, कोई गलत भी बता देता है, कोई सही भी बता देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की दवाई का यदि आप इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लेते हैं तो एक बार आप अपने कृषि सलाहकार से पूछकर ही उनका स्प्रे कीजिएगा। तो किसान साथियों, यदि कीटनाशक के साथ आप यदि फाइनल स्प्रे अपनी फसल में करने वाले हैं तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति जो मैंने आपको बताया है रीज़न के साथ कर देते हैं, तो आपकी फसल के दानों का है आकार है वो अच्छा होगा, दानों में वजन अच्छा होगा, उनमें तेल की मात्रा अच्छी होगी और उनकी जो मोटाई है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार से इन पोषक तत्वों की पूर्ति करके हम अपनी फसल में थोड़ा बहुत इजाफा जो फाइनल कंडीशन में करने वाले हैं वो कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं लग रही है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा लागत फोकट में नहीं बढ़ाना है। यदि आपको कमी लगे तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं या प्रैक्टिकल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्षेत्र में आपने कर लिया, 1 एकड़ में डाला, 1 एकड़ में नहीं डाला, रिजल्ट आपके सामने आएगा तो किसान साथियों आपको पता चल जाएगा अगले वर्ष के लिए मुझे ये प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी प्रकार की नई जानकारी प्राप्त करें यूट्यूब से, इंटरनेट से या कहीं और से, तो पहले उसका प्रैक्टिकल करें ताकि आपकी न तो एक्स्ट्रा लागत बढ़े, न ही आपकी फसल में किसी प्रकार का नुकसान हो। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य किसान भाई के हित में इस जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं
और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।